हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम 40 ऐसे संभावित प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एक तरफ से कहिए कि आपके 2024 के एग्जाम में आकर ही रहेगा। और यहाँ पर हम ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब संभावित प्रश्न है, मतलब चुना हुआ प्रश्न है। ठीक ना। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ठीक ना। तो चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध, यहाँ पर कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, एक मिनट। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है, चार गो आप ऑप्शन देख रहे हैं, चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसी में से कोई आपको बताना कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए, आप लोग आंसर तो जान ही रहे होंगे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक ना। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक ना, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक ना। तो आगे चलते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बता दिए? ओम बता दें। ठीक ना। आगे, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सबसे बाहर बाबू रेड दिखाई देता है। कौन सा रंग दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। रेड कहने का मतलब है लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में बाहरा, ये क्या क्वेश्चन लिख दिया है? हाँ, बाहर, इसको यहाँ पर क्वेश्चन गलती लिख दिया है। बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ठीक ना। आगे चलते हैं, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सेव कौन खाता है? मालिक। तो इससे हम क्या करेंगे? मौलिक याद रखेंगे। ठीक ना। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बाबू आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आप लोग बताइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो जरूर कर लीजिए। और आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक ना। आगे चलते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण वायु आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। मतलब कोई भी कह दे आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, कुछ भी कह दे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरण हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? आप ही लोग बताएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा? VE हो जाएगा। ठीक ना। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होता है। प्लस मतलब धनात्मक होता है, और यहाँ पर VE दिया है तो VE हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? जो आप लोग ना कहते हैं 9 महीना, वो वही गर्भ की अवधि कितनी होती है? दिन में है तो यहाँ महीना में रहता है तो 9 महीना हो जाता है, अगर दिन में है तो कितना हो जाएगा? 270 दिन। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर पूछ रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो जो ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं तो आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है। तो श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है। CO2 कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO कहने का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 कहने का मतलब है नाइट्रोजन, और O2 कहने का मतलब है ऑक्सीजन। सभी का मतलब यहाँ पर बता दिए। तो श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछ देगा कभी कभी कौन सा गैस ग्रहण, मतलब कौन सा गैस लेते हैं? तो क्या लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं। आगे चलते हैं,
सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में हम लोग बाबू सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? एसआई होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं आप लोगों को बताना है। अपमार्जक से क्या क्या बनाया जाता है? तो सर्फ, जो सर्फ होता है वह अपमार्जक से बनाया जाता है। शैम्पू जो होता है वह अपमार्जक से बनाया जाता है। और इजी सर्फ, इजी सर्फ तो आप लोग जान ही रहेंगे, मतलब कहिए ना कि सर्फ बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, जितना भी सामान बनाया जाता है वह सब कोची से बनाया जाता है? अपमार्जक से बनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आपको बताना है कि कौन से धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो कौन सा धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यहाँ पर पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है बाबू? CO2। CO2 कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कहने का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। विशालक शीशा, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जो विशालक शीशा होता है वह मतलब क्या, किसका होता है आप लोगों को बताना है। तो अवतल लेंस का होता है कि उत्तल लेंस का होता है, कि अवतल दर्पण का होता है कि उत्तल दर्पण का होता है, ये सब आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन भी विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है ना। तो जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग विशालक शीशा बोलते हैं। ठीक है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विशालक शीशा बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में रहते हैं? जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वह किस तरह के जल में रहते हैं आप लोगों को बताना है। तो जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होते हैं बाबू वह साफ जल में रहते हैं। कौन से जल में रहते हैं? साफ जल में। ठीक ना, आगे चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। ठीक ना। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल, शुद्ध मतलब जो जल, मतलब शुद्ध जल का मतलब क्या हो गया? साफ जल। ठीक ना, शुद्ध जल का मतलब क्या हो गया? साफ जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं। ठीक ना। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर गलत एक क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? गंदा जल में रहते हैं। ठीक ना, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? गंदा जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में? साफ जल में। आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है ना, आगे। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो जो पर्यावरण बना होता है वह बाबू मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2 घटकों का बना होता है। ठीक ना, आगे। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। सेरिबेलम, इसको आप पढ़ेंगे जो तो बता देंगे। ठीक है ना। तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो किसका है? आइसोप्रोनिन है, आइसोप्रीन है। ठीक, आइसोप्रीन का है। ठीक है ना। जो प्राकृतिक रबर बहुलक है वो किसका है? आइसोप्रीन का है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एंटीमनी है, जो एंटीमनी है वो क्या है? धातु है कि उप धातु है, क्या है आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी बाबू क्या है? उप धातु है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान बाबू होता है 7 होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? जो ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से पूछा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो जो पेट्रोलियम है बाबू वह उत्तम ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ठीक ना। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? जो ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से बताना है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो जो थर्माकोल है बाबू वह अनिम्नीकरण अजैव निम्नीकरण कचरा है। ठीक ना, आगे चलते हैं।
कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह मेन है, ठीक है ना, वैश्विक ऊष्मन के लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। आगे चलते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत। और यही मतलब पूछ देगा कि नजदीकी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला जो करेगा बाबू वो क्षार हो जाएगा, और जो नीला को लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से आपको समझा देते हैं। जो लाल लाल को क्या करेगा बाबू, जो लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। जो लाल को नीला करेगा वह हो जाएगा क्षार, वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। और जो नीला से लाल करेगा, जो नीला से लाल करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जो नीला से लाल करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो जो 23 जोड़े बाबू मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से होने की संभावना है? मतलब यदि हमारे मतलब भोजन में आयोडीन का मतलब नमक की कमी है तो हम कौन सा मतलब रोग से हम लोग संभावित हैं? तो बाबू हम लोग ग्वाइटर से भी हो गए। ग्वाइटर मतलब तो आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, मतलब हमारे देह हाथ फूलने लगता है यदि आप मतलब नमक कम खाते हैं। ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ना ज़्यादा कम भी खाना चाहिए, मतलब साधारण मात्रा में। अगर आप कम खाते हैं तो ग्वाइटर मतलब पैर हाथ फूलने लगेगा आपका। गलगंड मतलब क्या, ये तो हमें भी नहीं पता। और घेंगा तो आप लोग जाने, घेंगा तो आप लोग देहाती भाषा जाने रहे, ठीक है। लिटमस रंजक बैगनी रंजक जो निकाला जाता है, जो लिटमस रंजक बैगनी होता है वो किससे निकाला जाता है? तो बाबू लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 40 प्रश्न और करवा देते हैं, मतलब 40 तक करवा देते हैं। यहाँ 50 हो गया ना, 40 तक और करवा देते हैं। तब 80 से शुरुआत किए थे, 40 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन निम्नीकरण ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है? सॉरी गलती की, थोड़ा टेंशन में है तो इसलिए। इनमें कौन नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय कौन हो जाएगा? तो जो नवीकरणीय जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कोयला को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा किसका होता है बाबू, रेड का होता है। सबसे ज्यादा पूछेगा तो किसका होता है, रेड का होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कौन सा रंग जिसका खतरे का सिग्नल का उपयोग किया जाता है? आप लोग जाने रहे हैं कि क्यों, कौन सा रंग का उपयोग, मतलब जो ट्रेन तो आप लोग देख ही रहेंगे तो उस पर नहीं, ट्रेन छोड़िए ना, जहाँ जहाँ रोड पर ट्रैफिक का उपयोग किया जाता है, खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो रेड होता है बाबू वह किस रेड रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर कैसे हो गया, रुक 1 मिनट, चलिए हाँ आ गया। 47 प्रश्न की तरफ चलते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है? यह क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। यह क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ पर मतलब इसके हिसाब से ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए इसको नहीं बताएंगे यहाँ पर। चलिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक विहीन बोलते हैं, ठीक ना। आगे, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। तो मतलब जो आप लोग दांत मतलब साफ करते हैं तो जो मंजन मतलब वो एक टूथपेस्ट मतलब कोलगेट साफा कहिए ना, तो उसमें कौन सा रहता है, उसमें क्षारीय रहता है, उसमें क्या रहता है, क्षार रहता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है, ठीक है। आगे, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है? तो हवा में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निर्वात भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। निर्वात, ठीक है, निर्वात बोल सकते हैं, ठीक है। आगे,
निम्नलिखित में कौन अधातु है? चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें कौन अधातु है। तो जो बाबू इसमें कार्बन है वह क्या है? अधातु। सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब क्या है बाबू? धातु है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग बाबू प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब।